इसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको टिल्ट किया, नेक्स्ट स्टेप में टिल्ट किया कि जो भी इग्निशन ट्यूब, तो डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम। अब देखो इनकी जो कहानी थी ये लगभग आज से मतलब 3 सेपरेट का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक करना। और हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म को समझते हैं, टर्म को समझेंगे, उसके बाद फिर इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और जो भी आपके बुक में दिया हुआ है उसी चीज को फॉलो करेंगे। सो बेसिकली एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, अभी मैं बाद में इसका डिफिनेशन बनाऊंगा। मैं मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। वन इज एलिमेंट मींस एलिमेंटल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, और एक हमारा हो गया एटम। तो हम लोग इसके एग्जांपल से एक लेते हैं, एक कार्बन एटम लेते हैं, एलिमेंट में ऑक्सीजन, और कंपाउंड को समझने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि ये फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए। इन सारी बातों को पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन अगेन फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो एटम बेसिकली है क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट एटम को अगर डिफाइन करना होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot be further divided, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, डिवाइडेड या फिर फर्दर ब्रेक। आप इसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते हो, या एक और टर्म बोल सकते हो, इट्स इनडिविजिबल। तो जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो यही है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। अगर मैं इसके रूट मीनिंग पे जाऊं, दैट इज एटम, शब्द के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो एटम जो है एक ग्रीक वर्ड एटॉमस से बना हुआ है, जिसमें ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स को, ए एक तरीके का प्रीफिक्स है, और टॉमस आपका जो है अलग वर्ड है। ए का मतलब रिप्रेजेंट करता है नॉट को, टॉमस रिप्रेजेंट करता है कट, शब्द जो है कट या डिविजिबल या डिविजिबल। तो इसका मतलब नॉट डिविजिबल शब्द के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये बहुत सारे हम लोग शब्दों में यूज करते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, जैसे कोई अगर मोरल व्यक्ति ना हो तो उसको बोलते हैं एमोरल। इसके अलावा लाइक कोई गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव करता हो तो उसको थीस्ट बोलते हैं, जो नहीं बिलीव करता एथिस्ट। ऐसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक सिमेट्री शेप है, और कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका सिमेट्री है तो वो असिमेट्री। ऐसे बहुत सारे, बट ऐसे मत चेक करने लगना कि एप्पल और उसका ए है तो जो भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सो एटम जो है वो है जिसको ग्रीक वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एटमस शब्द से बना हुआ है, जिसका मीनिंग ये है हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब तक के क्लास में, क्योंकि ये क्लास 9th है, आई नो यू हैव एन आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप बोलोगे ना सर कि तो सर आप कह रहे हो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां से आया? यस, एग्जैक्टली।
हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस केमिकली हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट जहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात, ये आता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स। सो कोई डाउट मत रखना, हम लोग यहां पे न्यूक्लियर को ब्रेक करके जो भी उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसको ब्रेक करना, ठीक है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में, इस वाले में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री वाले में बस इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन बस ट्रांसफर होता है, ई ट्रांसफर होता है और अलग अलग सब्सटेंस बनाता है, बस इतना रोल है केमिकल। केमिस्ट्री में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ते, वो सेपरेट है। तो दैट यू हैव टू कीप इन योर, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, उनको बस ध्यान रखना है। तो अब डिफिनीशन याद रखना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड केमिकली। अगर मान लो आपको मन करता है तो आप लिख सकते हो केमिकली, बट न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वाले कंसेप्ट में इसको कर सकते हैं, बट वो आगे की बात है, आगे डिस्कस करेंगे उनको। तो एटम का डिफिनीशन हो गया। अब यही एटम when similar atom form structure, कोई एक स्ट्रक्चर बनाता है फॉर्म करके, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो खास बात क्या रहेगा एलिमेंट का, एक तो दो या दो से ज्यादा एटम होने चाहिए। तो एलिमेंट का खास पॉइंट क्या रहेगा, 2 और मोर देन 2 एटम। और ये एटम कैसे होंगे, सिमिलर एटम, सिमिलर एटम, एक जैसे एटम। सो व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड जो है डिसिमिलर एटम, dissimilar atom means when dissimilar atom, अलग अलग एटम या एलिमेंट, when dissimilar atom या एलिमेंट फॉर्म स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, एक सब्सटेंस फॉर्म करे, ये भी याद रखना 2 और more than 2 form structure called compound, compound, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंपाउंड। आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक और बात समझो, तो अगर मुझे मॉलिक्यूल को डिफाइन करना रहे तो ये तो इसके टाइप्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के डिफाइन अगर करना रहे तो मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट, मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। एक कोई सब्सटेंस है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच, जो विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब बात समझो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझना पड़ेगा। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, जैसे जब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट का, एक मॉलिक्यूल का, सपोज करो मेरा जो एटम है एक तरीके का, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक है, एक ईंट है एटम मेरा, ठीक। मैंने जब उससे एलिमेंट बनाया, एलिमेंट का मतलब ये है कि ये एक तरीके का दीवार है, वॉल, इट्स अ काइंड ऑफ वॉल, जिसके जो ब्रिक्स हैं वो सिमिलर हैं,
जिसके ब्रिक्स वो क्या है, सिमिलर है। कल को मैंने इस वॉल को ब्रेक किया तो समहाउ मैं अकेले ब्रिक को लेके घूम सकता हूं, समझना आप। अभी इसमें एक और फंडामेंटल क्लियर करना है, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा कंपाउंड, इसमें भी जो ब्रिक्स हैं वो अलग अलग एटम से मिलके बना हुआ है कंपाउंड का। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाएंगे। अब एलिमेंट और कंपाउंड में एक और फंडामेंटल डिफरेंस है जिसको समझना है, दो कि हम लोग आगे इन सब चीजों को समझेंगे डिटेल में, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं। आई होप कि आपको एलिमेंट और कंपाउंड समझ में आया होगा। एक और चीज समझ लो, जो मेजर डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में, कंपाउंड को हम लोग केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। इसको एलिमेंट को कैन नॉट सेपरेट केमिकली। अब सेपरेट का मतलब क्या है? अगेन सेपरेट का मतलब ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक करना, और ब्रेक करके सेपरेट का मतलब क्या है, क्यों नहीं कर सकते इसको पहले आप समझो। सेपरेट करना या ब्रेक करने का पर्पस ये है कि ब्रेक करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट कर सके। जैसे ऐसा नहीं है कि एलिमेंट जो है सिर्फ दो, ये भी नहीं, टू और मोर भी नहीं कहोगे, टू और मोर तो चलो, कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो वन एटम से ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको जितने भी क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट एलिमेंट मिलेंगे, जैसे हीलियम, ये अकेले एग्जिस्ट करता है। जैसे नियॉन अकेले एग्जिस्ट करेगा, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे जो इनर्ट एलिमेंट है ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डिफिनीशन थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं, ठीक है। टू और मोर नहीं, ये बस सिमिलर एटम ही रखो, इसको सिमिलर एटम ही रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इसको केमिकली ब्रेक भी करते हैं ना, तो ध्यान से समझना, इसका जैसे ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड ब्रेक होता है, और जैसे ही इस ऑक्सीजन, सेपरेट ऑक्सीजन को मौका मिलेगा, ये फिर से ऑक्सीजन बना लेंगे। अच्छे समझो, ये इसको केमिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगेन इस बात को ध्यान से समझो, ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि हम लोग ऑक्सीजन को अलग किए, ठीक है, केमिकली। अगर आप करने की कोशिश भी की, ये वापस से अपना मिलके जो है एग्जिस्ट वैसे ही करेगा, अकेले एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, नेचुरली ये फॉर्म होता है। तो इसको मैं कहूंगा नेचुरली फॉर्मेशन, फॉर्म। और ये कैसे बन रहा है? केमिकली फॉर्म। तो अगर मैंने इसको अलग किया ना, जैसे इसको अलग किया तो अगेन आपने सेपरेट किया, अगेन इट बिकम O2। बट अगर मैंने इसको अलग कर दिया ना, तो C और O2 ये अपना अलग अलग दोनों जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई होप आप बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस आप समझ में आया होगा। आपको एटम समझ में आया, एटम ही एलिमेंट बनाता है, कंपाउंड बनाता है, मॉलिक्यूल का सब पार्ट एलिमेंट और कंपाउंड है। अगर मुझे मॉलिक्यूल को डिफाइन करना है तो ये किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे एग्जांपल के लिए H2O है, इट्स अ काइंड ऑफ कंपाउंड। तो जितना भी H2O है उसका सबसे स्मॉल, ये सब्सटेंस हो गया, पूरा पूरा का पूरा वाटर जो है ये क्या है, ये सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस हो गया। इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि H2O क्या है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। आपने वेपर देखा होगा, गरम करो, जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट है, एक अकेला H2O एग्जिस्ट कर सकता है।
तो साइंस में बड़े माइन्यूट बातें रहते हैं जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है इन सब चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल जो चैप्टर का है वो हमने समझ लिया है। अब हम लोग बुक का जो भी एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, बाकी सारी चीजों को फॉलो करेंगे। जो एक फंडामेंटल डिफिनीशन है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्योंकि एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे पूरे साइंस में, केमिस्ट्री में। तो एटम का अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर देखें, तो पहले के टाइम में जो लोग हुआ करते थे, उन लोगों के पास ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं था। तो दे ऑब्जर्व, चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद दे गिव सम थियरी, कुछ आइडियाज डिस्कस करते थे। वी कॉल इट फिलोसॉफीज। तो ऐसे ही हमारे एक एंशिएंट फिलोसोफर थे, एंशिएंट फिलोसोफर, एंशिएंट फिलोसोफर महर्षि कन्नड़। उन्होंने एक फिलोसॉफी दिया था जिसका नाम था वैशेषिका। अब ऐसा सिर्फ एक ही फिलोसॉफी नहीं था उस टाइम पे, ये हम बात कर रहे हैं कब, लगभग 6th to 5th सेंचुरी BC। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही फिलोसोफर थे, ऐसे कई सारे फिलोसोफर और फिलोसॉफीज थे। जैसे कि न्याय था, बहुत ही फेमस न्याय है, सांख्य है, मीमांसा है, योगा है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स को फिलोसॉफीज दिया गया था। तो वैशेषिका में इन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग मैटर यानी कि पदार्थ को कीप ऑन डिवाइडिंग, अगर हम लोग कंटिन्यूअस इसको डिवाइडिंग कर रहे हैं, तो लास्ट में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसी को बोला जाता है परमाणु। इन्होंने ये आइडिया दिया, क्योंकि कोई इसका एक्सपेरिमेंटल तो था नहीं कुछ भी, तो इन्होंने ये एज्यूम ही किया था ना, तो इसको बोलेंगे पोस्टुलेट। तो उन्होंने एक पोस्टुलेट किया, एक एज्यूम किया कि अगर हम किसी भी तरीके के मैटर को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते चले जाए, देन वी विल गेट एट वन पोजीशन जहां पे हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और वो जो पार्टिकल मिलेगा, वो जो भी मिलेगा, वो हमारा परमाणु। इन्हीं के थॉट को, इन्हीं के आइडिया को आगे बढ़ाया प्रकृत कात्यायना इन्होंने, इनका भी कहना यही था। इनका कहना यह था, इन्होंने आइडिया क्या बढ़ाया कि जो परमाणु है, परमाणु नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मीन्स ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, और ये कंबाइंड फॉर्म करके क्या करते हैं, डिफरेंट मैटर फॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके के पदार्थ को बनाते हैं, डिफरेंट मैटर को फॉर्म करते हैं। तो ये जो आइडिया, ये भी उसी समय लगभग 600 BC का मतलब क्या है, आज अगर 2025 है तो 2025 मतलब 2000 ईयर्स तो ये हो गया, BC मतलब 2000 से और 26, ऑलमोस्ट 2600 ईयर्स एगो, आज से 2600 साल पहले, 2600 कह लो, 2700 साल कह लो, इनके बाद ही ये आए थे, इन्होंने भी ये आइडिया दिया। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये आइडिया इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था, उस टाइम पर भी जो है हमारे देश से अदर कंट्रीज में ट्रेड हुआ करता था। एक बड़ा ही फेमस ट्रेड होता था रोमन्स के साथ।
रोमन्स के मतलब अभी के टाइम में आप ग्रीस समझ लो, इटली, यहां पे रहने वाले लोग, इनको रोमन कहा जाता था। तो ऐसे ही ग्रीस के एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था लुसिपस। देखो आप स्पेलिंग वगैरह बुक में चेक कर लेना, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह का चिंता नहीं करना है। लुसिपस। ऐसे ही एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, नाम था उनका ल्यूकिपस या ल्यूसिपस, व्हाटएवर। इन्होंने भी वही बात कहा कि अगर हम लोग कीप ऑन डिवाइडिंग मैटर को हम लोग कीप ऑन डिवाइडिंग, अगर कंटिन्यूअस डिवाइड करते जाए तो एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचेंगे, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जब इसको जो है इनडिविजिबल, यानी कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, आप कह लो ये जिनके मेंटोर थे, उनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने कहा ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल है, इनका कहना यह था, इन्होंने इसका नाम दिया, ही नेम्ड एटम। एटम का मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which can't be divided, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम। अब देखो इनकी जो कहानी थी ये लगभग आज से मतलब 4 to 3rd सेंचुरी BCE। सो नो डाउट जो पोस्टुलेट हमारे इंडिया के फिलोसोफर ने दिया था वो इनसे भी 200 साल पहले, यानी कि हम लोग जीनियस तो थे ही। खैर, तो डेमोक्रिटस ने जो है एटम के बारे में डिफिनीशन, तो इनका जो डिफिनीशन वो आज भी चल रहा है। दैट इज द रीजन इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस। अब कट टू दी 18th सेंचुरी हम लोग पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दौरान साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये हिस्ट्री का क्लास नहीं है ना। साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, काफी कुछ इवॉल्व हुआ, लेकिन आज के टाइम में जो प्रेजेंट साइंटिफिक इवोल्यूशन हम देखते हैं वो तो ह्यूज है। और ये ह्यूज इवोल्यूशन जो हुआ है ये पीछे के बस 200-300 साल के अंदर ही हुआ है। तो धीरे धीरे साइंटिफिक इवोल्यूशन तो हो रहा था, और लोग उस टाइम पे 18th सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग उस टाइम पे कैपेबल थे कि एलिमेंट चाहे कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने में, मतलब पीपल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में लोग अवेयर हो गए एलिमेंट से एंड कंपाउंड से। इनको समझ में आ गया कि कैसे जो है एलिमेंट या कंपाउंड जो है अल्टीमेटली फंडामेंटल सोर्स है किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल सब्सटेंस का। तो इतने तो अवेयर थे ही। उसी में एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एंटोनी एल लिवोजियर। प्लीज आप लोग इसको बुक में देख लेना, नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है भाई पढ़ाते वक्त, ठीक है। एंटोइन एल लिवोजियर ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। क्या थे? फ्रेंच केमिस्ट। इनका ऑब्जर्वेशन अच्छा था। इन्होंने क्या किया, जो इनको समझ में आया कि कैसे केमिकल जो है किस तरीके से अरेंजमेंट होके ये फॉर्म कर रहे हैं नए सब्सटेंस, इस चीज को लेके इन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि किस तरीके से नए नए एलिमेंट, नया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इस 2 तरीके का लॉ दिया गया। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट। तो लॉ ऑफ केमिकल
कॉम्बिनेशन यानी कि केमिकली कैसे कंबाइन हो रहे हैं एलिमेंट्स या फिर एटम्स, इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहने का मतलब है कोई एक एटम है ए जिसका वेट है 1 kg, ज्यादा हो गया 1 ग्राम, दूसरा एटम है बी जिसका वेट है 1 ग्राम। अगर ये नया सब्सटेंस ए बी बना रहे हैं तो इसका वेट होगा 2 ग्राम। तो ये इसका फंडामेंटल। तो इनके हिसाब से ना तो मास जो है, नया मास ना तो क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो मास कर क्या रहा है? रीअरेंज कर रहा है खुद को नया सब्सटेंस फॉर्म करने में। ठीक है, इनका जो फंडामेंटल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो लॉ दिया गया, प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये कि अगर मैं किसी एक कंपाउंड को पिक करूं, फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, H2O का एक कंपाउंड, इसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, इसको पिक करूं तो इसमें मैं देखूंगा वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 इसका वेट। तो मैं कह सकता हूं इसको प्रोपोर्शन, वेट के प्रोपोर्शन का अगर बात करूं 1:8 है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं से भी पानी लेके आओ, नाले का पानी उठा के लाओ, लैब का पानी उठा के लाओ, कहीं से भी पानी लेके आओ, उसका जो प्रोपोर्शन होगा यानी कि उसका जो फॉर्मूला है वो फिक्स होगा और उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। इसको एक और चीज बोलते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन्होंने लॉ कैसे केमिकल कंबाइन कर रहा है उसको डिफाइन किया। सी, एक इंपॉर्टेंट बात कि जो केमिस्ट्री डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, केमिस्ट्री दो चीज को दिमाग में रख के जो है इवॉल्व होने में दो मेजर बातें रोल प्ले किया। एक, लोगों का खुद को इमॉर्टल बनाना, मतलब वो चाहते थे कोई ऐसा सीरम मिल जाए, कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं पीने के बाद इमॉर्टल हो जाऊं, मैं कभी मरूं ही ना। एक तो ये चाहत, दूसरा गोल्ड बनाना, गोल्ड की चाहत। यही दो ऐसी डिजायर थे विच हेल्प टू डेवलप आवर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का लॉ क्योंकि इन्होंने दिया था मेजर, दैट इज द रीजन इनको बोला जाता है फादर ऑफ, लेवोजियर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिकल साइंस। इनको केमिकल साइंस के पापा बोलते हैं और साइंस के पापा डेमोक्रिटस थे। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको शॉर्ट में देखते हैं और आज का क्लास इसको खत्म करते हैं। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स लेंगे, कुछ सॉल्यूशन लेंगे। तो कुछ एग्जांपल के लिए, एक्टिविटी के लिए मटेरियल, जैसे कि मटेरियल जैसे कॉपर सल्फेट, मटेरियल का कॉम्बिनेशन लेंगे कॉपर सल्फेट के साथ। जब कॉपर सल्फेट लेंगे तो फिर लेंगे इसके साथ में हम लोग लेंगे सोडियम कार्बोनेट। अब जो हम लोग ले रहे हैं ये 5% सॉल्यूशन, मटेरियल 5% सॉल्यूशन, मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा, एक मान लो एक बीकर है, इसमें 5% सॉल्यूशन का मतलब 95 ग्राम जो है वाटर है और 5 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट। ऐसे ही सेम इसके लिए भी। तो एक तो ये ले सकते हैं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है, और क्या ले सकते हैं? दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम ले लें
कॉपर हो गया, सोडियम सॉरी बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ले लो, और इसके साथ में ले लो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट अगेन सॉल्यूशन के फॉर्म में लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, मींस 5 ग्राम बेरियम क्लोराइड रहेगा तो 5 ग्राम इसमें 95 ग्राम वाटर रहेगा। तीसरा हमारा कॉम्बिनेशन बनता है लेड नाइट्रेट ले लो, लेड नाइट्रेट के साथ में NaCl अगेन सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, यानी कि 5% सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क, एक लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क, इसके ऊपर एक लगा है कॉर्क, कॉर्क मतलब इसको सील पैक करने के लिए। ठीक है, इनमें से कोई भी, या तो अगर इस कॉम्बिनेशन को ले, इस कॉम्बिनेशन को ले, तो मैंने क्या किया 10% इसका जो भी एक कुछ भी अमाउंट आप ले लो, ठीक है। मैंने क्या किया इसके अंदर इधर वाले को y लिख देते हैं, इधर वाले को x, तो मैंने क्या किया इसके अंदर y सॉल्यूशन फिल कर देते हैं, कुछ y सॉल्यूशन, ये क्या है y सॉल्यूशन इन एनी, कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो। साथ में हमने लिया एक इग्निशन ट्यूब, एक इग्निशन ट्यूब, एक ट्यूब समझो बस सिंपल। इस ट्यूब के अंदर हमारा क्या रहेगा X सॉल्यूशन। तो जो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, अगर आप पहला वाला ले रहे हो तो करना क्या है, इसको जो है इसको लाके इसके अंदर टांग दो। हमने क्या किया इसको इसके अंदर अरेंज कर दिए, ठीक। इसको कैसे एक किसी चीज से अरेंज करके ऐसे टांग दिया। अब हम लोग क्या किए, इसको वेट किए, पहले इसको वेट किए, वेट कुछ आएगा समथिंग कुछ ग्राम में, उस ग्राम को नोट कर लिए, जो भी ग्राम आया नोटेड। इसके बाद हमने क्या किया थोड़ा सा इसको टिल्ट किया, नेक्स्ट स्टेप में टिल्ट किया कि जो भी इग्निशन ट्यूब में है, इग्निशन ट्यूब में जो कुछ भी है वो मिक्स हो जाए। टिल्ट ऐसे किया कि ये मिक्स हो जाए वाई सॉल्यूशन के साथ, मतलब जो एक्स सॉल्यूशन है, एक्स सॉल्यूशन वो मिक्स हो जाए वाई सॉल्यूशन के साथ। तो वाई सॉल्यूशन एक्स सॉल्यूशन मिलके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी हमारा वैसा क्लास नहीं है कि हम लोग इक्वेशन और उसको करें, अभी बस इतना समझो कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। वापस से इसको वेट करो, तो जब वापस से आप वेट करोगे तो आप पाओगे ये जितना वेट है वही इक्वल। तो एक तरीके से हमारा जो भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस। और क्योंकि वेट सेम है, इसका मतलब मास कहीं से भी लूज नहीं हुआ, ना ही कोई ऐड हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से क्या बना, थियरी बना कि इन केमिकल कॉम्बिनेशन मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो मास जो है क्रिएट हो रहा है, नया मास ना ही क्रिएट हो रहा है, ना ही मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो अलग बात है कि ये थियरी बाद में जाके फेल हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी वगैरह वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी का एक फंडामेंटल थियरी बना। सेम तरीके से
ये लोग ऑब्जर्व किए जब लेवोजियर और इनके अदर फ्रेंड्स जब इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे एक्सपेरिमेंटली, दे फाउंड दैट कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, अब हम लोग दूसरा वाला टर्म यूज कर रहे हैं, दे फाउंड दैट कि जितने भी कंपाउंड है वो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं। अब हम लोग डिस्कस करें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उन्होंने यही पाया कि जितने भी कंपाउंड हैं वो एक या वन और मोर एलिमेंट से बने हुए हैं इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन। कैसे बने हुए? इन सर्टेन फिक्स प्रोपोर्शन। और ये जो प्रोपोर्शन है आप कहीं से भी लेके आओ, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, आप कहीं से भी लेके आओ, इसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, एग्जांपल के लिए अगर वो H2O की बात करें, आप H2O को कहीं से भी ले आओ, यू विल फाउंड कि इसका जो प्रोपोर्शन है 1:8 ही रहेगा। तो इनके जो एक साइंटिफिक फ्रेंड थे जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने इसका थियरी दिया कि इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन the proportion of elements remain fixed and irrespective of any सोर्स। किसी भी सोर्स से आप लाओ, उसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है। दैट इज द रीजन इसको एक और चीज बोला गया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सी प्रॉब्लम ये था कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको अच्छे से डिफाइन अभी भी नहीं किया गया था। ये एक तरीके से फेस कर रहे थे एक्सप्लेनेशन का प्रॉब्लम कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए प्रॉपर। तो आगे चल के जॉन डाल्टन ये इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं और एक प्रॉपर वे से थियरी देते हैं, जिसके बारे में हम लोग एटॉमिक थियरी पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।